नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सुन रहे हैं हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, जिसके कथाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। 1 से 4 परिच्छेद तक मैंने पहले इस पर वीडियो अपलोड कर दिया है। अब सुनिए परिच्छेद 5 से आगे की कथा। मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायत बैठी है। बालदेव जी को आज फिर भाखन देने का मौका मिला है, लेकिन गांव की पंचायत क्या है, पुरैनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती हैं और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जा रहा है। सिंह जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, उस दिन यदि हम घर में रहते तो खून की नदी बह जाती। कालीचरण चुप रहने वाला नहीं है। बाहर दरवाजे पर एक भले आदमी को बेइज्जत करना इंसान आदमी का काम है। तहसीलदार साहब कहते हैं, अस्पताल तो सबों की भलाई के लिए बन रहा है, इससे सिर्फ हमारा ही फायदा नहीं होगा। ओवरसियर बाबू कह गए थे कि तहसीलदार साहब ज़रा मदद दीजिएगा। हम अपने मन से तो अगुआ नहीं बने हैं, तुम ही बताओ खिलावन भाई। बूढ़े जोतकी जी भविष्यवाणी करते हैं, कोई माने या नहीं माने, हम कहते हैं कि एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा। लक्षण अच्छे नहीं हैं, गांव का ग्रह बिगड़ा हुआ है। किसी दिन इस गांव में खून होगा, खून। पुलिस दरोगा गांव की गली गली में घूमेगा और यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा। जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना शिव हो, शिव हो। बालदेव भाखन के लिए उठना चाहता था कि लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंच परमेश्वर। मानो बिजली की बत्ती जल उठी, सन्नाटा छा गया। सफ़ेद मलमल की साड़ी के खूट को गले में डालकर लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी है। पंच परमेश्वर। लक्ष्मी। महंत साहब शून्य में हाथ फैलाकर टटोलते हुए कहते हैं, लक्ष्मी तुम चुप रहो। लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती गई, जोतकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहाँ छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहाँ आपस में मेल मिलाप नहीं, वहाँ जो कुछ न हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दुखी हैं। सतगुरु साहब कहीं न है, जहाँ मेल तहाँ सरग है। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानुष जन्म पाकर परमारथ के बदले स्वार्थ देखें तो इससे बढ़कर क्या पाप हो सकता है। परमारथ में जो विघ्न डालते हैं वे मानुष नहीं। आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं। जग भंग करने वाले को पुराण में क्या कहा है सो तो जानते ही हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि सब लोग भेदभाव त्याग कर एक होकर के परमारथ कार्य में सहयोग दीजिए। आप लोग तो जानते हैं, परमारथ कार्य देह धरो, यह मानुष जन्म अकारथ जाए। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर से विनय है, झगड़ा त्याग कर मेल बढ़ाइए। सतगुरु साहब गांव का मंगल करेंगे, आगे आप लोगों की मर्जी। लक्ष्मी बैठ गई। उसका चेहरा तमतमा गया है, गाल लाल हो गए हैं और कपाल पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। पंचायत में सन्नाटा छाया हुआ है, मानो जादू फिर गया हो। बालदेव जी का भाखन देने का उत्साह कम हो गया है। वह दोहा कवित नहीं जानता, शास्त्र पुराण भी नहीं पढ़ा है। जेहल में चौधरी जी उसे पढ़ाया करते थे। तीसरा भाग में भारी बोझ नमक का लेकर एक गधा दुख पाता था के पास ही वह पढ़ रहा था कि चौधरी जी की बदली हो गई। उसी दिन से उसकी पढ़ाई भी बंद हो गई, लेकिन वह जरूर भाखन देगा। उसने लक्ष्मी की ओर देखा तो मानो नशे में उठकर खड़ा हो गया। प्यारे भाइयों, बोलिए एक बार प्रेम से, गंधी महात्मा की जय। ज़्यादा टोली के नौजवानों ने जय जयकार किया। प्यारे भाइयों, कुठारिन साहब जितना बात बोली सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी हम हैं। हमारे कारण ही गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम तो सबों का सेवक हैं, हम कोई विद्वान नहीं हैं, शास्त्र पुराण नहीं पढ़े हैं, गरीब आदमी हैं, मूर्ख हैं, मगर महात्मा जी के प्रताप से, भारत माता के प्रताप से मन में सेवा भाव जन्म हुआ और हम सेवक का बाना ले लिया। आप लोगों को तो मालूम है, जयमंगल बाबू जो मिनिस्टर हुए हैं अपना दस्तखत भी नहीं जानते हैं, बहुत छोटी जात का है। वह भी गरीब आदमी थे, मूर्ख थे, मगर मन में
सेवा भाव था और महात्मा जी उसको मिनिस्टर चुन लिए। महात्मा जी कहीं हैं, वैष्णव जन तो उसे कहते हैं जो पीर पराई जानता है रे। मोमेंट में जब गोरा मिलिट्री हमको पकड़ा तो मारते मारते बेहोश कर दिया, पानी मांगते थे तो मुंह में पेशाब कर दिया था। बालदेव जी का भाखन शुरू होते ही पंचायत में फिर कानाफूसी शुरू हो गई थी। राजपूत टोली के लोग और भी जोर जोर से बात करने लगे। बालदेव के भाखन के इस रोमांचक अंश ने जरा असर किया। मुंह में पेशाब करने की बात सुनते ही पंचायत में फिर सन्नाटा छा गया। बालदेव ने झट अपनी कमीज खोल ली। चारों ओर घूमकर पीठ दिखलाते हुए उसने अपना भाखन जारी रखा। आप लोगों को विश्वास नहीं तो देख सकते हैं। अरे बाप, चीता बाघ की तरह देह हो गया है, धन्य है। देखिए आप लोग, यादव टोली का एक नौजवान कहता है, हम लोग गांधी जी का जय करते हैं तो आप लोगों के कान में लाल मिर्च की बुकनी पड़ जाती है। देखिए। अरे भाई, यह सब महात्मा जी का प्रताप है, कौन सा सकता है। जब गुड़ गंजन सहे तो मिश्री नाम धराए। लेकिन प्यारे भाइयों, हमने भारत माता का नाम, महात्मा जी का नाम लेना बंद नहीं किया। तब मिलिट्री ने हमको नाखून में सुई गड़ाया तो इस पर भी हम इस विष नहीं किया। आखिर हार कर जेल खाना में डाल दिया। आप लोग तो जानते ही हैं कि सुराजी लोग जेहल को क्या समझते हैं। जेहल नहीं ससुराल यार, हम ब्याह करने को जाएंगे। मगर जेहल में अंग्रेज सरकार हम लोगों को तरह तरह की तकलीफ देने लगा। भात में कीड़ा मिला देता था, घास पात का तरकारी देता था। बस हम लोगों ने भी अनशन शुरू कर दिया। प्यारे भाइयों, 5 दिन तक एकदम निर्जला अनशन। उसके बाद कलेक्टर, एसपी, जज सब आया, मांग पूरा कर दिया। खाने को दूध हलवा दिया। हम लोग बोले, दूध हलवा अपने बाल बच्चों को खिलाओ, हम लोगों को बढ़िया चावल दे दो। सो प्यारे भाइयों, सेवा शर्त जब हम लिया है तो इसको छोड़ नहीं सकते। अंधी होकर पुलिस चलावे पर डंडों का परिवाह नहीं। आप लोग अपने गांव में सेवा नहीं करने दीजिएगा। हम चंदन पट्टी चले जाएंगे, वहाँ आश्रम है। घर घर चरखा करखा चलता है, घर घर में औरत मर्द पढ़ते हैं। महात्मा जी, जवाहिर लाल, राजेंद्र बाबू और दूसरे बड़े बड़े लीडर लोग साल में एक बार जरूर आते हैं। चौधरी जी हमको बार बार खबर भेज देते हैं, बालदेव अपने गांव में चले आओ। हम कहें कि चौधरी जी, आप हमारा गुरु हैं, आपका वचन हम नहीं काट सकते। लेकिन अपना गांव तो उन्नति कर गया है, जो गांव उन्नति नहीं किया है हम वही सेवा करेंगे। हम मेरीगंज को चंदन पट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने से गांव में झाड़ू देंगे, मैला साफ करेंगे। हम लोगों का सब किया हुआ है। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहब लोगों को देखिए, उनके देश का गाछ वृक्ष भी साफ रहता है। कोठी के बगीचे में कलेक्टर के गाछ को देखिए, एकदम बगला की तरह उजला है। लेकिन आप लोग हमको नहीं चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं हो, जो पढ़ना जानते हैं इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। टैप में छापी किया हुआ है, 2 साल पहले की चिट्ठी है। कौन पढ़ेगा? बड़े मौके से सभी स्कूलिया अंग्रेजिया लोग भी घर में ही हैं। पढ़ो जी कोई। खिलावन ने अपने लड़के सकलदीप को कहा, जाओ पढ़ दो, लेकिन वह बड़ा शर्मीला है। हरगौरी पढ़ो जी। पासवान टोले के रामचंद्र का भतीजा मेवालाल खड़ा हुआ, बालदेव के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। जरा जोर से पढ़ो, गला साफ कर लो, थरथर क्यों कांपते हो? सेवा में बालदेव सिंह जी महाशय, आपको विदित हो कि कस्तूरबा स्मारक निधि की एक अस्थायी कमेटी गठन करने के लिए कांग्रेस जनों की एक विशेष बैठक तारीख 8/12/45 को पूर्णिया धर्मशाला में होगी। इस बैठक में बिहार के भूतपूर्व प्रीमियम भी उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपका विश्वनाथ चौधरी। अर्थ भी समझा दो मेवालाल। अरे नहीं, अर्थ क्या समझाएगा? टैप में छापी किए हुए खत का अब अर्थ समझाएगा? चौधरी जी भी बालदेव जी से राय लिए बिना कुछ नहीं करते हैं।
वह अपने गांव का भाग है कि बालदेव जी जैसा हीरा आदमी यहाँ आकर रहते हैं। अपना गांव भी अब सुधर जाएगा जरूर। सुनो सिंह जी क्या कहते हैं। बालदेव, तुम यहाँ से चले जाओगे तो यह मेरीगंज गांव का दुर्भाग्य होगा, शर्म की बात होगी। गांव में तो लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं। दो हंडी एक जगह रहे तो ढनमन होना जरूरी है। तुम लोगों का काम है गांव में मेल मिलाप बढ़ाना, गांव की उन्नति करना। इसमें जो बाधा डालता है वह अधर्मी है। तुम लोग देश के सेवक हो। खल और कुटिल लोगों को सुमारक पर चलाना तुम्ही लोगों का काम है। गोसाई जी ने रामायण में पहले खल और कुटिल की ही वंदना की है। तुम गांव में मत जाओ। तहसीलदार और हम तो छोटे बड़े भाई हैं। बचपन के साथ खेले कूदे, लड़े झगड़े और फिर मिल गए। आओ जी तहसीलदार भाई, लोग तो हम लोगों के खानदान को बदनाम करते ही हैं कि कायस्थ और राजपूत ने मिलकर महारानी चंपावती के स्टेट को ही पार कर दिया। अब हम लोग एक बार फिर मिल जाएं। सिंह जी ने अपना लंबा चौड़ा वक्तव्य समाप्त करते हुए पंचायत में बैठे लोगों की ओर देखा। पंचायत में जोर का ठहाका पड़ा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एकदम बम भोला नाथ हैं सिंह जी, मन में कोई सात पाँच नहीं रखते, सादा दिल के आदमी हैं। सिंह जी ने तहसीलदार को हाथ पकड़कर उठा लिया। दोनों गले मिलने लगे। बोलिए एक बार प्रेम से, गन्नी महात्मा की जय जय जय। अब भंडारा जमेगा। 2 दिन से तो ऐसा मालूम होता था कि लोगों के पत्तल में परोसी हुई पूरी जलेबी अब गई तब गई। उस दिन कीर्तन और नाच करेंगे। अगमू चौकीदार क्या कहता था, महात्मा जी का झंडा पताका नहीं उड़ाना होगा, वह मार खाएगा। अब उसको कहो अपने नाना दरोगा साहब से पूछे कि राज किसका है। अनशन करने से लाट, हाकिम, कलेक्टर सब डर जाता है। सारी पंचायत में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर मेल मिलाप की खुशी का उल्टा असर हुआ है। खिलावन सिंह यादव को सिंह ने जिस चालाकी से किनारे किया है, इसे कोई नहीं समझ पाए, लेकिन खिलावन ने सब समझ लिया। खिलावन की चर्चा भी नहीं की सिंह ने। और इस तहसीलदार को तो देखो, तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। लड़ाई झगड़ा यादव टोली से था और गले मिले तहसीलदार जी। खिलावन को 60 वर्षा नहीं समझना, सब चालाकी समझते हैं। दुनिया की ज्ञान गुदरी बखारता है बालदेव, मगर इतना भी समझ में नहीं आया कि सिंह तहसीलदार से क्यों मिल रहा है। मेल मिलाप तो यादव टोली के मुखिया से होना चाहिए। सुराजी होने से क्या हुआ, जात स्वभाव नहीं छूटते। इतना मान आदर से अपने यहाँ रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और समय पड़ने पर सब धन 22 पसेरी। ज्योतकी जी खिलावन के चेहरे को देखकर ही सब कुछ समझ लेते हैं। मोटी चमड़ी पर असर हुआ है। खिलावन बाबू, सकलदीप बबुआ की जन्म पत्री काशी जी से बनकर आ गई क्या? जरा एक बार हम भी देखते। आज तक हम जो गणना किए हैं उसको काशी के पंडितों ने भी कभी नहीं काटा। कल सुबह में आइएगा ज्योतकी काका, आप तो बहुत दिन से आए भी नहीं हैं। सकलदीप तो हाई स्कूल से संस्कृत भी पढ़ता है, जरा आकर देखिएगा तो संस्कृत में उसका जेहन कैसा है। ठीक दोपहर से पंचायत की बैठक शुरू हुई, शाम को ख़त्म हुई। बहुत दिन बाद गांव भर के लोग पंचायत में बैठे थे। बहुत दिन बाद फिर मेल मिलाप हुआ। कल ही भंडारा है। सुबह से ही अस्पताल के सामने ही ज़मीन को साफ करके जाफरा से घेरना होगा, समियाना टांगना होगा, सजाना होगा। हलवाई लोग सुबह से ही आ जाएंगे। आजकल दिन छोटा होता है, विजय होते होते शाम हो जाएगी। डॉक्टर साहब को लाने के लिए 4 बैलगाड़ियाँ जाएंगी। टीसन भाई शरमन बाबू ने बालदेव से कहा है, कल भोर को ही अस्पताल में सब कोई जमा होंगे, काम का बंटवारा होगा। इतने बड़े भोज को संभालना खेल नहीं। सभी बारी बारी से महंत साहब को साहब बंदगी करके विदा हुए। बालदेव जी को महंत साहब ने रोक लिया है। बालदेव बाबू तुम जरा ठहर जाना, कल फिर समय नहीं मिलेगा। अभी एक बार हिसाब किताब कर लेना अच्छा होगा। थोड़ी देर बैठ के बीजक बांचो, हम डोल डाल से हो आएँ। कहाँ हो रामदास, गंगा सागर में जल भर दो। बालदेव धुनी के पास बैठकर बीजक के पन्ने पलटता है। बीजक बतावे वित्त को जो वित्त गुप्ते होय, शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। लक्ष्मी लालटेन जलाकर सामने रख गई।
अक्षर स्पष्ट हो गए। संतों सारे जग बौराने, लक्ष्मी के शरीर से एक खास तरह की सुगंध निकलती है। पंचायत में लक्ष्मी बालदेव के पास ही बैठी थी। बालदेव को रामनगर मेला के दुर्गा मंदिर की तरह गंध लगती है। मनोहर सुगंध, पवित्र गंध। औरतों की देह से तो हल्दी, लहसुन, प्याज और घाम की गंध निकलती है। बालदेव जी को रात में नींद नहीं आती है। मठ से लौटने में देर हो गई थी। लौटकर सुना खिलावन भैया की तबीयत खराब है, आंगन में सोए हैं। यदि कोई आंगन में सोया रहे तो समझ लेना चाहिए कि तबीयत खराब हुई है, बुखार हुआ है या सर्दी लगी है अथवा सिर दर्द कर रहा है। जिसको आंगन वाली ही नहीं, वो आंगन में क्या सोएगा। आंगन में सोने का अर्थ है आंगन वाली के हाथों की सेवा प्राप्त करना। खाने के समय भौजी से मालूम हुआ पेट में बाय हो गया है। कड़वा तेल लगाकर पेट ससारते समय गोंगो बोलता था। भौजी भी बहुत अनमनी थी। और दिनों की तरह बैठकर बातें नहीं की भौजी ने। भौजी बोर्सी के पास बैठकर हुक्का पीती रहती थी। बालदेव जेल की गप सुनाता रहता। बालदेव जी आज पंचायत की गप भौजी को सुनाते, लेकिन आज गप जमाने का लक्षण नहीं देखकर बालदेव जी सोने चले गए। नींद नहीं आती है। जेल का बीटी कंबल आज बड़ा गड़ रहा है। खद्दर की धोती मैली हो जाने पर बहुत ठंडी हो जाती है। बार बार लक्ष्मी दासिन की याद आती है। आते समय कह रही थी, आज यहीं प्रसाद पा लीजिए बालदेव जी। प्रसाद, लक्ष्मी के शरीर की सुगंध। आज माँ की भी याद आती है। गांव के लोग बालदेव को टूरबा कहते थे। सुनकर माँ बहुत गुस्सा होती थी। बाप के मरने से कोई टूअर नहीं होता। बाप मरे तो कुंवर, माँ मरे तब टूअर। मेरा बालदेव तो कुंवर है, मेरा बालदेव टूअर नहीं। ऐसा लगता है माँ ने अभी तुरंत ही पीठ सहलाई है। माँ के मरने के बाद बालदेव बहुत दिन तक अजोधी भगत की भैंस चराता था। अजोधी भगत की याद आते ही बालदेव की देह सिहर उठती है। कैसा पिशाच था बुढ़ा। बूढ़ी तो और भी खटास थी, खेकसियारी की तरह हरदम खेंक खेंक करती रहती थी। दिन भर भैंस चराकर आने के बाद बालदेव की उंगलियां भगत का देह टीपते टीपते दर्द करने लगती थी। आंखें नींद से बंद हो जाती थी, लेकिन जरा भी ऊँघे की चटाक, उस बूढ़े की उंगलियों की चोट बड़ी बड़ी कड़ी होती थी। बालदेव ने बचपन से ही मार खाई है, थप्पड़, छड़ी और लाठी की मार। शायद सूखी चमड़ी की चोट ज़्यादा लगती है, लेकिन रूपमती का कलेजा मोम का था। वैसे बेदर्द माँ बाप की बेटी वैसी दयालु कैसे हुई, समझ में नहीं आता। बूढ़े बूढ़ी को रात में नींद नहीं आती थी। आध पहर रात को ही भैंस चराने के लिए जगा देता था। आध पहर रात होते ही पीपल के पेड़ पर उल्लू अपनी मनहूस बोली में कचकचा उठता था और इधर बूढ़ा ठीक उसी तरह की आवाज़ में चिल्ला उठता, रे टुरबा, भोर हो गई, भैंस खोल। रूपमती कभी टुरबा नहीं कहती थी। छोटा सा नाम बल्ली उसी का दिया हुआ है। 4 सेर सुबह और 3 सेर शाम को दूध होता था, लेकिन बुढ़िया कभी सितुआ भर घोल भी नहीं खाने देती थी। रूपमती रोज चुराकर भात के नीचे दूध की छाली रख देती थी। बूढ़ा बूढ़ी का जमाया हुआ पैसा आखिर डकैती ले गए। इस बार रूपमती को देखा था। बहुत दिन बाद ससुराल से आई थी। 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी ठीक रूपमती जैसी है, ठीक वैसी ही हंसी। याद आती है माए जी की। माए जी रामकिशन बाबू की स्त्री। पहले पहल सभा हुई थी चंदन पट्टी में। सभा में रामकिशन बाबू, उनकी स्त्री चौधरी जी और तिवारी जी भी आए थे। अलबत्त रूप था रामकिशन बाबू का। बड़ी बड़ी आँखें, भाखन देते थे जैसे बाघ गरजे। सुनते हैं जब वो वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से पलस्तर झड़ने लगता था। क्या मजाल कि हाकिम उनके खिलाफ राय दे दें। लेकिन महात्मा जी का उपदेश सुनकर एक ही दिन में सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। स्त्री के साथ गांव-गांव घूमने लगे। माए जी के पांव की चमड़ी फट गई थी। लहू से पैर लथपथ हो गए थे। लाल उड़हूल। माए जी का दुख देखकर, रामकिशन बाबू का भाखन सुनकर और तिवारी जी का गीत सुनकर वह अपने को रोक नहीं सका था। कौन संभाल सकता था उस टान को। लगता था कोई खींच रहा हो।
गंगा रे जमुनवा की धार नयनवा से नीर बही, फूटल भारतिया का भाग, भारत माता रोई रही। माई जी के पाँव की चमड़ी फट गई थी, भारत माता रो रही थी। वह उसी समय रामकृष्ण बाबू के पास जाकर बोला था, मेरा नाम सुराजी में लिख लीजिए। उस दिन की सभा में 3 आदमियों ने नाम लिखाया था, बालदेव, बावन दास और चुन्नी गुसाई। चौधरी जी उसे जिला ऑफिस में ले आए थे। माया जी बराबर ऑफिस आती थी, कभी गुस्सा होते नहीं देखा माया जी को। जब बोलती थी तो हंसकर। एक बार देहात से लौटते समय उसको बुखार हो गया था, देह जल रही थी, सिर फटा जा रहा था, कोई होश नहीं। रात में आँख खुली तो जी बड़ा हल्का मालूम हुआ। कैसे हो बालदेव भाई? कौन? बावन। गर्दन उल्टा कर देखा, माया जी पास ही कुर्सी पर बैठी हुई हैं। कैसे हो, बोलो। बुखार था तो देहात क्यों गया था? सो माथे पर हाथ रखते हुए माया जी बोली थी, बुखार उतर गया है। माया जी के हाथ रखते ही नींद आ गई थी। दूसरे दिन बावन दास ने कहा, माया जी को जैसे ही मालूम हुआ कि तुमको बुखार है, वैसे मुझे लेकर ऑफिस आई। जंतर लगाकर बुखार देखते ही चिल्लाने लगी, पानी लाओ, पंखा दो। उसी समय से माथे पर पानी की पट्टी देती रही 12 बजे रात तक। भगवान भी कैसे हैं, अच्छे आदमी को ही अपने पास बुला लेते हैं। 2-3 साल के बाद ही रामकृष्ण बाबू एक ही दिन के बुखार में सरगबास हो गए। हे भगवान, उस दिन माया जी की ओर कौन देख सकता था? देखने की हिम्मत नहीं होती थी। माया जी का उस दिन का रूप, गंगा रे जमुनमा की धार नयनमा से नीर बही, फूटल भारतिया के भाग, भारत माता रोई रही। सचमुच सबों के भाग फूट गए। श्राद्ध के दिन से जिला ऑफिस का नाम हो गया रामकृष्ण आश्रम। श्राद्ध के दूसरे दिन ही माया जी काशी जी चली गईं। गाड़ी पर चढ़ने के समय पैर छूकर जब प्रणाम करने लगा था तो माया जी एकदम फूट फूट कर रो रही थी, ठीक देहाती औरतों की तरह। बावन दास को माया जी ठाकुर कहती थी, हमार ठाकुर रे। धरती पर लौटते हुए बावन दास को उठाते हुए माया जी बोली थी, महात्मा जी पर भरोसा रखो, वह सब भला करेंगे। महात्मा जी का रास्ता कभी मत छोड़ना। पता नहीं माया जी कहाँ हैं। आंसू की गर्म बूंद बालदेव की बाँह पर ढुलक कर गिरी। माँ, रूपमती, माया जी और लक्ष्मी दासिन। माया जी जैसा ही लक्ष्मी भी भाखन देना जानती है। लक्ष्मी भाखन दे रही है। विशाल सभा, जहाँ तक नजर आती है आदमी ही आदमी दिखाई पड़ते हैं। बांस के घेरे को तोड़कर लोग मंच की ओर बढ़े आ रहे हैं। मंच पर बालदेव के बगल में लक्ष्मी बैठी हुई है। लक्ष्मी के भी पैर की चमड़ी फट गई है। मंच की सफ़ेद चादर पर लहू की बूंदें टप टप गिर रही हैं। लक्ष्मी भाखन दे रही है। कौन? हरगौरी। हरगौरी लक्ष्मी के गले में माला डालने के लिए आगे बढ़ रहा है। लक्ष्मी माला नहीं पहनती है, माला लेकर बालदेव को पहना देती है। गेंदे के फूलों की माला। फूल से लक्ष्मी के शरीर की सुगंधी निकलती है। भीड़ मंच की ओर बढ़ी जाती है। हरगौरी आगे बढ़ाया है, लक्ष्मी को पकड़ रहा है। बालदेव चिल्ला रहा है लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है। लोग हल्ला कर रहे हैं। बहुत जोर लगाकर बालदेव चिल्लाता है, हरगौरी बाबू, गन्नी महात्मा की जय जय। बालदेव हड़बड़ा कर उठता है, आंखें मलते हुए बाहर निकल आता है। सवेरा हो गया है। गांव भर के नौजवानों को बटोर कर जुलूस बनाकर कालीचरण जय जयकार करता हुआ जा रहा है। बाहर है कालीचरण, बुद्धिमान है, बहादुर भी है और बुद्धिमान भी। यह पुलोग्राम कब बनाया था? रात में ही शायद। जरूर मेरीगंज की चंदन पट्टी की तरह नाम करेगा। और भोर का सपना? खिलावन भैया तबीयत कैसी है? खिलावन भैया कैसी तबीयत है? तुम रात में कब लौटे? कहाँ देर हुई? सिपहिया टोली में। कायस्थ राजपूत की जोड़ी मिल गई, अब क्या है, सुराज हो गया। लेकिन भाई बालदेव, हम ठहरे सीधे साधे आदमी। कलिया पर नज़र रखना, उसमें और भी बहुत गुण है, सो तो तुमको मालूम ही हो जाएगा। किसी किस्म का उपद्रव करेगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। पीछे यादव टोली के मुखिया के ऊपर बात नहीं आवे। हाँ भाई, कायस्थ और राजपूत का क्या विश्वास। खिलावन किसके ऊपर अपना दिल का बुखार उतारे समझ नहीं पा रहा था। भैंस चरवाहा भैंस धोने के लिए बर्तन ले आया था। खिलावन आज भी अपने ही हाथों
भैंस दूहता है। उसका कहना है भैंस के थन में 4 आदमी के हाथ लगे कि भैंस सूखी। चरवाहा पर बिगड़ पड़ा, साला अभी भैंस थिराई भी नहीं है और दूहने के लिए हल्ला मचा रहा है। पूरी जलेबी क्या अभी ही बट रही है, जीभ से पानी गिर रहा है। प्रणाम जोतकी काका। जोतकी जी कान पर जनेऊ टांगे, हाथ में लोटा लटकाए इनारे की ओर जा रहे थे। खिलावन ने टोका, आइए यही पानी मंगवा देते हैं। खिलावन बाबू, गांव में तो सुराज हो गया, देखते हैं। अच्छा अच्छा, देखिएगा गांव के लौंडे सब आज फुच कर रहे हैं। क्षुद्र नदी चली भरी उतराई, जस थोड़े धन खल बौराई। ऐसा ही सिमरबनी में भी हुआ था। हमारे मामा का घर सिमरबनी में ही है। आज से 10-12 साल पहले की बात कहते हैं। हम मामा के यहाँ गए थे। मामा के बड़े पुत्र का जग्गोपवीत था। प्रातः काल उठ के देखते हैं कि गांव भर के लौंडे इसी झंडा पताका लेकर इनकिलाब जिंदाबाद करते हुए गांवों में घूम रहे हैं। मामा से पूछा कि मामा बात क्या है, तो मामा बोले कि गांव के सभी लड़कों ने वॉलंटियरी में नाम लिखवा लिया है। इनकिलाब जिंदाबाद का अर्थ है कि हम जिंदाबाग हैं। जिंदाबाग भी उसी शाम को देखा। स्कूल से पश्चिमी कांग्रेसी तैयारी निमक कानून बनाने वाला था। बड़े बड़े चूल्हे पर कढ़ाइयों में चिकनी मिट्टी और पानी डालकर खौला रहे हैं। खूब गीत नाद, झंडा पताका। पूछा कि यह क्या है भाई, तो कहा कि नीमक कानून बन रहा है। हम भी खड़ा होकर तमाशा देखने लगे। इसी समय हल्ला हुआ, दरोगा आ रहा है। स्कूल के हाथा से एक टोपा वाला और 4-5 लाल पगड़ी वाला निकला। बस फिर क्या था, जिंदा बाघ आ गया। जो जिस मुंह से खड़ा था उधर ही भागा। एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है। कहाँ झंडा, कहाँ पताका और कहाँ इनकिलाब जिंदाबाग। दरोगा साहब तिवारी को पकड़ कर ले गए। इसके बाद गांव के घर घर में घुसकर खन्ना तलाशी। गांव के सभी जिंदाबाग मान में घुस गए। सुनने में आया कि जब कांग्रेसी राज हुआ तो फिर घर घर में वॉलंटियर घर घर आने लगा। फिर इनकिलाब जिंदाबाग। पुलिस दरोगा को देखकर और जोर से चिल्लाते थे सब। लो भाई चिल्लाओ, तुम्हारा राज है अभी। पुलिस दरोगा मन ही मन गुस्सा पीकर रह गए। पिछले मोमेंट में जिंदाबागों ने जोश में आकर अड़गड़ा जला दिया, कलाली लूट लिया। दूसरे ही दिन 4 लॉरी में भर के गोरा मिलिट्री आया और सारे गांव में जला पका लूट पीट कर 1 ही घंटा में ठंडा कर दिया। 50 आदमी को गिरफ्त किया। 2 को तो मारते मारते बेहोश कर दिया। 1 को किरीच भोंक दिया। अंग्रेज बहादुर से यही दुग्गी तिग्गी लोग पार पाएंगे। बड़ा बड़ा घोड़ा बहा जाए तो नद घोड़ी पूछे कितना पानी। अंग्रेज बहादुर ने अभी फिर से ढील दे दिया। सब उछल कूद रहे हैं। इस बार बिगड़ेगा तो खोप सहित कबूतराई। नहीं जोतकी काका, अब वैसा नहीं हो सकता। बालदेव इससे आगे नहीं सुन सका। पिछले मोमेंट में सरकार का छक्का छूट गया है। सिमरबनी के बारे में आप जो कह रहे हैं सो आप इधर सिमरबनी गए हैं? नहीं, तब क्या देखिएगा। एक बार वहाँ जाकर देखिए। अस्पताल, स्कूल, लड़की स्कूल, चरखा सेंटर, रायबरेली, क्या नहीं है वहाँ। घर घर में ABCD पास। शिवानंद बाबू को जानते हैं? उनका बेटा रमानंद हम लोगों के साथ जेल में था, अब हाकिम हो जाएगा, पक्की बात। खिलावन भी कुछ कहना चाहता था कि चरवाहे ने पुकारा, पाड़ा भैंस पी रहा है। खिलावन भैंस दूहने चला गया। बालदेव के पास बेकार बहस करने के लिए समय नहीं है। गांव में जय जयकार हो रहा है, गन्नी महात्मा की जय। परिच्छेद 6 यहीं पे समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें तथा लाइक भी कर दें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।